हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक अग्रवाल और मैं हूं फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स और साथ में स्टैटिस्टिक्स और साथ में लॉजिकल रीजनिंग और साथ में आपका सीएमए इंटर ग्रुप 2 का पेपर नंबर 9 जिसका नाम है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और साथ में मैं फैकल्टी हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मतलब बेसिकली मैं पढ़ाता हूं ऐसे सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाते हैं। दोस्तों, आप कह रहे होंगे सर ये बातें आप हमें क्यों बता रहे, भाई ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। बेसिकली ये लेक्चर जो है वो सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए है। मैंने सुना है कि फाउंडेशन के बच्चे मैथमेटिक्स के नाम से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो इस बात की मैं गारंटी लिख के आपको दे सकता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस लेक्चर को फर्स्ट मिनट से लेके लास्ट मिनट तक देखा तो इस बात की गारंटी है कि आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस सिर्फ इतना ही नहीं कि इसी चैप्टर में आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कोर्स में कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो मैथ्स को बिलोंग करता हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स को बिलोंग करता हो, आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी। इस बात की मुझसे आप 100% गारंटी लिखवा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। फिलहाल आज की इस क्लास में हम लोग अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एक्सक्लूसिव वीडियो है किसके लिए, सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए। तो दोस्तों, ये लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है और इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या फॉर्मूले। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। पूरी इस वीडियो के अंदर आप ये देखेंगे कि आपको एक भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास में चाहे 11th 12th में मैथ्स रही हो या ना रही हो, इस बात की मैं 100% गारंटी लिख के दे सकता हूं कि जिंदगी भर आप जब कभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो आपको कभी भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक का जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच समझेंगे और उसके बाद सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परमुटेशन के बारे में। सर ये परमुटेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन, सर प्लीज एक्सप्लेन करिए। और साथ में सर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है। माने अगर आपको ये फाइंड करना हो इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज अ पर्टिकुलर थिंग, तो उसके लिए आप जो मेथड का यूज करेंगे उसे बोलेंगे परमुटेशन। माने परमुटेशन के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है। और कॉम्बिनेशन इज अ मेथड बाय विच वी विल फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कोई चीज कितने तरीकों से सेलेक्ट की जा सकती है। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, मुझे क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच समझ के दीजिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं क्या अरेंज और सेलेक्ट दोनों एक ही वर्ड है, आप कहेंगे नहीं सर अलग अलग है। मैं कह रहा हूं फिर सोच लीजिए अरेंज और सेलेक्ट क्या ये दोनों एक ही वर्ड है, नहीं सर अलग अलग वर्ड है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मुझे मालूम है आप लोग भी शांत हो गए होंगे। अरेंज और सेलेक्ट में क्या डिफरेंस होता है भाई, आपको कैसे पता लगेगा कि यहां चीजों को अरेंज किया जा रहा है, या आपको कैसे पता लगेगा कि यहां चीजों को सेलेक्ट किया जा रहा है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अरेंजमेंट एंड सेलेक्शन। अब बहुत सीधा सा इसका आंसर है। अरेंजमेंट का मतलब होता है जब कभी भी हम ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं, व्हेन वी विल गिव प्रेफरेंस टू ऑर्डर। जब कभी भी हम ऑर्डर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइएगा वहां पे हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की। ठीक है ना। और व्हेन वी विल नॉट गिव, वी विल नॉट गिव द प्रेफरेंस
टू ऑर्डर, तो आप समझ जाइएगा वहां पे हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इतनी बात तो समझ गए ना, अगर आपको यह पता करना है कि कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है, तो वहां जिस मेथड का आप यूज करेंगे उसे बोलेंगे आप परमुटेशन। और कोई चीज कितने तरीकों से सेलेक्ट की जा सकती है, वहां जिस मेथड का यूज करेंगे उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन। अब हमने कहा अरेंजमेंट के अंदर हम ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं, जबकि सिलेक्शन के अंदर हम ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं देते। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं, बहुत आराम से तसल्ली से समझिएगा। मान लीजिए 3 पर्सन है, मान लीजिए 3 पर्सन है, और इन 3 पर्सन को मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ये 3 पर्सन है ए, बी, सी। मुझे इन 3 पर्सन में, मैं कोई आपसे फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल क्वेश्चन कह रहा हूं। 3 पर्सन है ए, बी, सी, और इन 3 पर्सन के बीच में मुझे 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इन 3 पर्सन के बीच में मुझे 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस, कितने तरीकों से आप प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्ज करते हैं आपका नाम बी है, आपका नाम क्या है बी, और क्लास में 3 बच्चे हैं, ए, बी, सी, आपका नाम है बी। 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब मैं कहूंगा, अब एक बात मुझे जरा थोड़ा सा सोच के बताइएगा, क्या बच्चा उठा के प्राइज में बांटेंगे या प्राइज उठा के बच्चों में बांटेंगे? सर प्राइज उठा के बच्चों में बांटेंगे। तो अब क्या अनाउंसमेंट होगी? अनाउंसमेंट ये होगी, द फर्स्ट प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू, भाई पहले प्राइज के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? पहले प्राइज के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? सर 3 चॉइसेस हैं। कौन कौन सी? सर ए, बी, सी। पहले प्राइज के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है। कौन कौन सी? ए, बी और सी। यहां लिख लेता हूं, ए, बी और सी। इन तीनों में से किसी एक को प्राइज मिल सकता था। मान लीजिए फर्स्ट प्राइज आपको मिल गया। आप कह रहे होंगे सर मजा आ गया। भाई आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, तो भाई सीधी सीधी बात है, पहला प्राइज तो मैं आप ही को दूंगा ना। पहला प्राइज आपको मिल गया। अच्छा मुझे अब इस चीज का जवाब दीजिए कि जब आपको पहला प्राइज मिल चुका है तो क्या आप सेकंड प्राइज के बारे में सोचेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं। भाई जब फर्स्ट प्राइज आपको मिल चुका है तो सेकंड प्राइज के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। भाई फर्स्ट भी आप आ जाए, सेकंड भी आप आ जाए, थर्ड भी आप आ जाए, ऐसा तो ना होगा। फर्स्ट आप आए तो सेकंड कोई और आएगा। जब आपको फर्स्ट मिल गया तो आप सेकंड के बारे में नहीं सोचेंगे। तो पहले प्राइज के लिए 3 चॉइसेस कौन कौन सी? ए, बी, सी, जिसमें हमने फर्स्ट को, बी को फर्स्ट प्राइज दे दिया। ठीक है ना? अच्छा अब द सेकंड प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू, तो कितनी चॉइसेस, कितने दिलों में धड़कन हो रही होगी, धक 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 धक। देखो फर्स्ट वाला तो सोचेगा ही नहीं। सेकंड प्राइज के लिए आपके पास 2 चॉइसेस बची। कौन कौन सी? ए और सी। माने यू हैव 2 चॉइसेस, यू हैव 2 चॉइसेस फॉर द सेकंड प्राइज। क्योंकि फर्स्ट प्राइज बी को मिल चुका है तो 2 चॉइसेस आपके पास ए और सी बची। तो अगर मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस की बात क्या हो जाएगी? 3 चॉइस इंटू 2 चॉइस, दैट इज इक्वल टू 6 चॉइसेस। 6 चॉइसेस या कहेंगे 6 अरेंजमेंट्स, या कहेंगे 6 वेज। इन तीनों में से कोई भी बात कह सकते हैं। माने 3 बच्चों के अंदर 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हुए? 6 तरीके हुए। आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ बस यही करना है, पूरे चैप्टर के अंदर यही काम करना है। बस हमें यह देखना है कि कितनी चॉइसेस हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ये 6 चॉइसेस कौन कौन सी होंगी तो जरा मुझे आंसर देंगे आप? देखिए जब बी को फर्स्ट मिला तो ए को सेकंड, और बी को फर्स्ट मिला तो सी को सेकंड। भाई 2 वेज तो हो गए। जब बी को फर्स्ट मिला तो ए को सेकंड, और बी को फर्स्ट मिला तो सी को सेकंड। अच्छा जैसे बी को फर्स्ट मिला वैसे ए को भी तो फर्स्ट मिल सकता था। जैसे बी को फर्स्ट मिला वैसे ए को भी तो फर्स्ट मिल सकता था। तो अगर ए को फर्स्ट तो बी को सेकंड, और ए को फर्स्ट तो सी को सेकंड। ऐसे अगर मान लीजिए सी को फर्स्ट तो ए को सेकंड, और सी को फर्स्ट तो बी को सेकंड। इन 6 के अलावा कोई 7वां वे बन सकता है क्या? इन 6 के अलावा
कोई सातवां वे बन सकता है। यहां जो पहला एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट प्राइस को और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड प्राइस को। तो अब मुझे जरा ये बताइए, क्या यहां पे बी ए और ए बी, क्या ये दोनों बातें एक है? क्या यहां पे बी ए और ए बी एक ही बात है? नहीं सर, अलग अलग बात है। यहां बी को फर्स्ट और ए को सेकंड, और यहां ए को फर्स्ट और बी को सेकंड। मतलब यहां पे बी ए और ए बी अलग अलग बातें, दीज आर टू डिफरेंट वेज। ऐसे यहां पे बी सी और सी बी ये दो अलग अलग बातें हैं, टू डिफरेंट वेज। ऐसे यहां पे सी ए और ए सी ये दो अलग अलग बातें हैं, टू डिफरेंट वेज। माने टोटल वेज कितने हो गए? 6। मतलब हमारे लिए यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, हमारे लिए यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। माने कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा ये हमारे लिए प्रेफरेंस रखता है। मतलब ये क्या है? दीज आर अरेंजमेंट्स। ये है प्रेफरेंस, गिव प्रेफरेंस टू ऑर्डर। ठीक है ना? जब कभी भी आपके लिए ऑर्डर मैटर करता हो, माने ए बी और बी ए दो अलग अलग बातें हो, इसका मतलब आप समझ जाइएगा वहां पे आप कर रहे हैं अरेंजमेंट्स। और जब कभी भी दोनों बातें एक जैसी हो, जैसे इसी क्वेश्चन के लिए मान लीजिए इन तीन में से मुझे 2 पर्सन को सेलेक्ट करना होता, इन तीन में से मुझे 2 पर्सन को सेलेक्ट करना होता, तो जरा 2 पर्सन के सिलेक्शन देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। सिलेक्शंस क्या बनेंगे भाई? पहला सिलेक्शन मैंने ए को कर लिया, ए को सेलेक्ट कर लिया, फिर दूसरा बी, ए को सेलेक्ट किया तो दूसरा सी। ऐसे ही अगर मैं बी को सेलेक्ट करूंगा तो दूसरा ए। अच्छा अब जरा देखिए, ए बी और बी ए दोनों बात तो एक ही है, ए बी और बी ए दोनों बात तो एक है। कैसे भाई? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर में कौन कौन है, इसको छोड़िए, मैं आपसे पूछूं आपके घर में कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर मैं हूं, ठीक है, मदर है, फादर है और मेरे एक ब्रदर है। थोड़ी देर बाद आपको सर 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 गलती हो गई। मैंने क्या हुआ सर? दोबारा नोट कर लीजिए ना प्लीज। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बताओ। बोले सर फादर है, मैंने ठीक। बोले मदर है, मैंने बहुत बढ़िया। बोले ब्रदर है, मैंने बहुत ही बढ़िया। और मैं हूं, बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहोगे भाई? मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा अरे भाई बात तो एक ही है, पहले भी तो तुमने ये 4 बोले थे, अब भी ये 4 बोल रहे हो। मान ली किसको पहले बोलो किसी को बाद में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगे? सिलेक्शंस कहलाएंगे। सिलेक्शन में कभी भी ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, जबकि अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट में ऑर्डर को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर मैं कहता जिसका नाम पहले लोगे वो सबसे ज्यादा एज का पर्सन होगा, और जिसका नाम बाद में लोगे वैसे एज घटती चली जाएगी, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा एज में कौन होंगे? आप। ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। उसके बाद मदर, उसके बाद फादर, और सबसे छोटा कौन होगा? ब्रदर। लेकिन इस कंडीशन में सबसे बड़ा कौन होगा? फादर, फिर उसके बाद मदर, फिर ब्रदर, फिर आप। माने 2 अलग अलग बातें हो गई। माने आपके लिए ऑर्डर मैटर करता है, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, वो अरेंजमेंट की। जहां कहीं भी आपके लिए ऑर्डर मैटर करता होगा, इसका मतलब आप समझ जाइएगा वहां आप चीजों को अरेंज कर रहे हैं। और जहां भी आपके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता होगा, इसका मतलब आप समझ जाइएगा वहां पे आप बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। तो कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है, कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है, कौन बताएगा? परमुटेशन बताएगा। तो आज की इस क्लास में हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। परमुटेशन की बात करें तो व्हाट इज परमुटेशन? What is permutation? The method by which we are able to find the number of arrangements, by which we are able to find the number of arrangements is known as permutation। क्या कहलाएगा?
परमुटेशन कहलाएगा। अरेंजमेंट का मतलब आप समझ गए, जहां आपके लिए ऑर्डर क्या करता होगा, मैटर करता होगा, प्रेफरेंस देते होंगे आप ऑर्डर को, माने कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, ये आपके लिए मैटर करता है। अगर ऑर्डर आपके लिए मैटर नहीं करेगा तो वो कहलाएगा सिलेक्शन। और सेलेक्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन को फाइंड करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? बस अगर आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों, तो यकीन मानिए पूरा का पूरा परमुटेशन आपके टिप्स पे होगा, 100% गारंटी। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग एनी शॉर्ट ट्रिक, आप इस पूरे चैप्टर पे पूरी तरीके से फुल कमांड कर लोगे। लेकिन शर्त एक ही है, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, ठीक है ना। चलिए अब आइए सीधे सीधे दोस्तों क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपकी खिदमत में मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से ही लिख के रख रखे हैं, और ये क्वेश्चंस अगर आप सही से कर लेंगे तो आप दुनिया की किसी बुक को उठा लीजिए, आप सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 स्टूडेंट। अब 5 स्टूडेंट है, सबसे पहले तो 5 स्टूडेंट हमने एज्यूम कर लिए, सबसे पहले हमने 5 स्टूडेंट को एज्यूम कर लिया और इनको नाम भी दे दिया A, B, C, D और E, ये 5 स्टूडेंट हो गए। इन 5 स्टूडेंट के बीच में हमें 3 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 प्राइज कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब एक बात बताइए, क्या बच्चा उठा के प्राइज में बांटेंगे या प्राइज उठा के बच्चों में बांटेंगे? सब प्राइज उठा के बच्चों में बांटेंगे। तो द फर्स्ट प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू कितनी चॉइसेस सर, 5 चॉइसेस। सर कितनी चॉइसेस सर, 5 चॉइसेस। अब किसी ना किसी एक को फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा, मान लीजिए बी को फर्स्ट प्राइज मिल गया। अब बी तो फर्स्ट प्राइज लेके चुपचाप बिल्कुल बैठ जाएगा। अब सेकंड प्राइज की बात करेंगे। द सेकंड प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू कितनी चॉइसेस सेकंड प्राइज के लिए। अब देखिए सेकंड प्राइज के लिए कौन कौन सी चॉइस, ए, बी, तो बी को फर्स्ट मिल चुका है, नहीं सोचेंगे, ए, सी, डी और ई। तो सेकंड प्राइज के लिए कितनी चॉइसेस, 4 चॉइसेस। सेकंड प्राइज के लिए कितनी चॉइसेस, 4 चॉइसेस। अब सी, मान लीजिए सेकंड प्राइज मिल गया आपको डी को सेकंड प्राइज मिल गया, डी चुपचाप बैठ जाएगा। अब द थर्ड प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू कितनी चॉइसेस, थर्ड प्राइज के लिए कितनी चॉइसेस, ए, सी, ई, माने 3 चॉइसेस। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो गई, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20, 3 जा 60, माने 5 बच्चों में 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे, 60 वेज होंगे, या आप कह सकते हैं 60 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, या आप कह सकते हैं कि 60 चॉइसेस पॉसिबल है। तीनों में से कोई भी बात कहिए, तीनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आ गई या नहीं है, क्लियर हो गई बात? चलिए बस अब देखिए, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी पड़ी, ऐसे ही चलना है ये पूरा का पूरा चैप्टर। आइए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ध्यान से देखिए, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस। अब प्राइजेस देखिए अलग अलग है। पहला प्राइज है मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट, दूसरा प्राइज है मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, और तीसरा प्राइज है बेस्ट स्टूडेंट, बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स कितने हैं, 7। तो पहले तो 7 स्टूडेंट की इमेज बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इन 7 बच्चों को नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ये 7 बच्चे हो गए। इन 7 बच्चों के अंदर हमें कितने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने। कौन कौन से सर, पहला है मोस्ट सिंसियर, तो यहां लिख लिया मोस्ट सिंसियर। दूसरा है मोस्ट टैलेंटेड, और तीसरा है बेस्ट, ये 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें इन 7 बच्चों के अंदर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लीजिए एनुअल फंक्शन हो रहा है स्कूल के अंदर, तो अब ऐसी तो अनाउंसमेंट होती है, द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल प्राइज गोज टू कितनी चॉइसेस। भाई मोस्ट सिंसियर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस, 7 चॉइसेस। कौन कौन सी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो
मोस्ट सिंसियर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस? 7 चॉइसेस, ठीक है ना। मान लीजिए मोस्ट सिंसियर जो है बी को मिल गया, ये हो गए मोस्ट सिंसियर, बहुत खुश, बोले मैं क्लास पूरे स्कूल का सबसे सिंसियर स्टूडेंट हूं, प्राइज लेके अपनी सीट पे आके बैठ गए। अब दूसरे प्राइज की बारी, द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, प्राइज गोज टू कितनी चॉइसेस? कितनी चॉइसेस? मोस्ट टैलेंटेड की बात हो रही है। अच्छा, क्या ए को मोस्ट टैलेंटेड मिल सकता है? यस, एक चॉइस। क्या बी को मोस्ट टैलेंटेड मिल सकता है? आप कह रहे होंगे नहीं, क्यों नहीं मिल सकता भाई? जो मोस्ट सिंसियर है क्या वो मोस्ट टैलेंटेड नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, लेकिन जिसको फर्स्ट प्राइज मिला उसे सेकंड प्राइज नहीं मिलेगा। माने इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया, यहां पे क्या हुआ? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस था। माने एक बच्चा मैक्सिमम एक ही प्राइज ले जा सकता है, माने एक बच्चा 2 प्राइज नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर हम इस वाले केस की बात करें तो देखिए, जो सिंसियर है वो टैलेंटेड भी हो सकता है, वो बेस्ट भी हो सकता है। तो अगर मैं मोस्ट सिंसियर के लिए कहूं तो कितनी चॉइस हो गई? 7। ऐसे अगर मैं मोस्ट टैलेंटेड के लिए कहूं तो अगेन 7 चॉइस, क्योंकि हो सकता है बी को मोस्ट टैलेंटेड का प्राइज भी मिल जाए, तो बी तो बड़ा खुश हो जाएगा, पूरा स्कूल इसकी तरफ देखेगा, ये सबसे अच्छा बढ़िया बच्चा है भाई, देखो कितना सिंसियर भी है और कितना टैलेंटेड भी है। माने ये हो सकता है ये सेकंड प्राइज के बारे में भी सोच रहा हो, बिल्कुल सोच रहा होगा इस मोस्ट टैलेंटेड के बारे में। तो मोस्ट टैलेंटेड के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस? 7 चॉइसेस। कौन कौन सी? ए बी सी डी ई एफ जी, माने अगेन 7 चॉइसेस, ठीक है ना। अब मान लीजिए बी को ही मोस्ट सिंसियर भी मिल गया, मोस्ट टैलेंटेड भी मिल गया, बी तो 7वें आसमान पे पहुंच गया। अब थर्ड प्राइज की बारी आई, विच इज बेस्ट स्टूडेंट। तो द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, प्राइज गोज टू कितनी चॉइसेस? अब देखिए, जो सिंसियर है, जो टैलेंटेड है, हो सकता है वो बेस्ट भी हो, तो अगेन कितनी चॉइसेस हो गई? 7 चॉइसेस हो गई। मतलब यहां पे क्या हुआ? एक बच्चा एक प्राइज भी ले जा सकता है, 2 भी ले जा सकता है, और हो सकता है वो तीनों के तीनों प्राइज ले जाए। मतलब ये केस किसका हुआ? रिपीटेशन इज अलाउड का केस हुआ। ये किसका केस हुआ? ये केस हुआ रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड, बात समझ में आ गई? तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएगी? 7 × 7 × 7 माने 343 क्या अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, या फिर कह सकते हैं 343 क्या वेज पॉसिबल है, या हम कह सकते हैं 343 क्या चॉइसेस पॉसिबल है। तीनों में से कोई भी बात बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन इससे पहले वाले केस में ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड थी, माने एक बच्चा मैक्सिमम एक प्राइज ले सकता है। लेकिन इस वाले केस की बात करें तो एक बच्चा एक प्राइज भी ले सकता है, 2 भी ले जा सकता है, हो सकता है तीनों प्राइज ले जाए। बात समझ में आ गई? रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस, अब इसने प्राइजेस को बताया नहीं कौन कौन से 3 प्राइजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, या मोस्ट सिंसियर टैलेंटेड और बेस्ट टाइप का है? नहीं, इसने कुछ नहीं बताया। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 स्टूडेंट, 8 बच्चों में बांटना है। तो 8 बच्चों के नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 बच्चे हो गए। इन 8 बच्चों में हमें 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। P1 पहला केस, P1 P2 और P3, 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने। वो 3 प्राइज क्या क्या है अभी इसने डिफाइन नहीं किया। सो दैट पहला, नो स्टूडेंट कैन गेट मोर देन 1 प्राइज, माने किसी भी बच्चों को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिल सकता, किसी भी बच्चों को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिल सकता, माने रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहले प्राइज के लिए कितनी चॉइस? 8। पहले प्राइज के लिए कितनी चॉइस? 8, दूसरे के लिए 7 और तीसरे के लिए, पहले प्राइज के लिए कितनी चॉइस? 8, दूसरे के लिए 7 और तीसरे के लिए 6। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ जाएंगे? 8 7 56 × 6, दैट इज इक्वल टू 336 वेज।
या 336 अरेंजमेंट या 336 चॉइसेस। बात समझ में आ गई? ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा, दूसरे के लिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एनी स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। किसी भी बच्चों को कितने ही प्राइज मिल सकते हैं, माने वो एक भी ले जा सकता है, दो भी ले जा सकता है, हो सकता है वो तीनों ले जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिपीटेशन इज अलाउड हो गया दोस्तों। तो पहले प्राइज के लिए कितनी चॉइस? 8। दूसरे के लिए भी, पहले प्राइज के लिए कितनी चॉइस? 8। दूसरे के लिए भी 8 और तीसरे के लिए भी 8। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आ गई 512। क्या वेज? 512 क्या अरेंजमेंट? और 512 क्या चॉइसेस? बात समझ में आ गई? तीनों में से कोई भी बात बोलिए, बात ही की। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हमें देखिए अभी तक कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बेसिक का मजा है दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका बेस क्लियर है, तो दुनिया जहान का कोई क्वेश्चन ले आइए, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप फॉर्मुलेस पे भागोगे, शॉर्ट ट्रिक्स पे भागोगे, कैलकुलेटर ट्रिक पे भागोगे, तो दिक्कत आप ही को होगी दोस्तों, किसी और को नहीं होगी। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ देयर आर 6 वैकेंट सीट्स इन अ रेलवे कंपार्टमेंट, माने एक रेलवे कंपार्टमेंट ऐसे करके सबसे पहले पिक्चर की इमेज बनाइए। क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी एक इमेज बनाई और उसके अंदर 6 वैकेंट माने होता है खाली, 6 सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। S1 या ऐसे नहीं, S1 नहीं, 1 2 3 4 5 6 सीट खाली पड़ी हुई है। ठीक है ना? अब इफ देयर आर 6 वैकेंट सीट्स इन अ रेलवे कंपार्टमेंट देन इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन सिट ऑन इट। अब 3 पर्सन इधर टहलते हुए आ गए, ये 3 पर्सन इधर टहलते हुए आ गए, ये 3 पर्सन, नाम दे दिया A, B और C। ये 3 पर्सन इधर रेलवे कंपार्टमेंट में एंट्री करी। वो कह रहा है बताइए कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। माने अब आप सीट के अकॉर्डिंग चॉइसेस नहीं देखेंगे, अब आप पर्सन के अकॉर्डिंग चॉइसेस देखेंगे। पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? पहले पर्सन के लिए ए के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? सर 6 चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस? 6। दूसरे पर्सन के लिए, अब मान लीजिए ए यहां बैठ गया, ए यहां बैठ गया, अब दूसरे पर्सन के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? सर रिपीटेशन अलाउड मत करिएगा, ये मत कहिएगा ये इंडियन रेलवे नहीं है कि भाई थोड़ा उधर खिसकियो, थोड़ी जगह दियो, ऐसा नहीं होगा। ये वो वाला सफर नहीं है, एक सीट पे एक ही पर्सन बैठेगा। तो दूसरे पर्सन के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? सर 5। बी यहां मान लीजिए यहां बैठ गया। अब तीसरे पर्सन के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? सर 4। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? 6 पंजे 30 चौक 120। क्या वेस कह सकते हैं? 120 क्या अरेंजमेंट बोल सकते हैं? 120 क्या चॉइसेस भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ देयर आर 6 होटल्स इन अ टाउन देन इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन स्टे इन एनी होटल, डिफरेंट होटल, सेम होटल। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना, बिल्कुल सेम आपकी वाली कंडीशन है, दिमाग की बत्ती फ्यूज हो गई। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर 6 होटल्स इन अ टाउन। एक टाउन है, मान लेते हैं टाउन का नाम ले लेते, कोई भी एक टाउन ले लेते हैं, गया। गया एक शहर है, इस गया में 6 होटल हैं। होटल नंबर 1, होटल नंबर 2, होटल नंबर 3, होटल नंबर 4, होटल नंबर 5 और होटल नंबर 6। नाम है स्टार होटल, ऐसे करके 6 होटल है। ठीक है? वो कह रहा है देन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन। तो पहले 3 पर्सन आएंगे, 1 2 और 3। इसको नाम दे देते हैं, पहले वाले का नाम A, दूसरे का नाम B और तीसरे का नाम C। A B C ये 3 पर्सन हो गए। ये गए इस गया में, गया शहर में गए और उनके सामने 6 चॉइसेस थी, होटल 1, होटल 2, होटल 3, होटल 4, होटल 5 या होटल 6। वो कह रहा है देन इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन स्टे इन एनी होटल। कोई कहीं ठहरे, किसी का कोई किसी से लेना देना नहीं है। मतलब ए बी को नहीं जानता, बी सी को नहीं जानता, सी ए को नहीं जानता, कोई किसी को नहीं जानता, ये मान के चलिए। कोई कहीं ठहरे, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो जरा ये बताइए पहले वाले आंसर के लिए, पहले वाले ऑप्शन के लिए, फर्स्ट के लिए, पहले के लिए, तो ए के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल? ए के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? सर 6। मान लीजिए ए इसमें जाके ठहर गया, ठीक है ना?
अब बी के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? बी के लिए अगेन 6 है। ये थोड़ा कहा इसने कि जहां ए ठहरेगा वहां बी नहीं ठहरेगा, कोई कहीं ठहरे, इन एनी होटल लिखा हुआ है सर, इन एनी होटल, कोई कहीं जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ए के लिए कितनी चॉइस? 6, बी के लिए कितनी चॉइस? 6, और सी के लिए भी कितनी चॉइस? 6। माने यहां रिपीटेशन क्या हो गई? अलाउड हो गई। 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे 216 क्या वेस, या 216 क्या अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। माने पहले के लिए आंसर हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 216 वेज। दूसरा, इन डिफरेंट होटल, माने तीनों के तीनों अलग अलग होटल में ठहरे, तीनों के तीनों अलग अलग होटल में ठहरे, माने रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहले के लिए कितनी चॉइस? 6, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए 4। तो आंसर आ गया 120 वेज, आंसर आ गया 120 वेज। बात समझ में आ गई? अब तीसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। वो कह रहा है दे कैन स्टे इन सेम होटल, तीनों के तीनों एक ही होटल में ठहरने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप बहुत आराम से समझिए। मान लीजिए जब आप अपने मम्मी पापा के साथ घूमने कभी जाते हैं, ठीक है ना, आप हो गए, आपके मम्मी पापा, 3 जने सब मिला के हो गए फैमिली में। अब आप घूमने गए, पेमेंट कौन करेगा? आप नहीं, पेमेंट करेंगे पापा, ठीक है ना। तो पापा का डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। पापा के सामने 6 चॉइसेस अवेलेबल है। कौन कौन सी? H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ए के लिए कितनी चॉइस? 6। अब पापा ने सेलेक्ट कर लिया कि हम तो H1 में ठहरेंगे साहब। तो अब मदर के लिए कितने ऑप्शन? सिर्फ एक। किसमें? H1 में ही जाएंगे मजबूरी में। आपके लिए कितने ऑप्शन? सिर्फ एक। कौन सा? H1। कोई दूसरे होटल के बारे में आप सोचोगे ही नहीं। तो अगर सेम होटल में जाना है तो सिर्फ पहले पर्सन के पास चॉइसेस होंगी, बाकी दोनों के पास कितनी कितनी चॉइस होंगी? सिर्फ एक एक चॉइस होगी। सिर्फ बाकी दोनों पर्सन के पास कितनी कितनी चॉइस होंगी? सिर्फ एक एक चॉइस होगी। तो 6 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 6 वेज, दैट इज इक्वल्स टू 6 वेज। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ देयर आर 5 डोर्स टू एंटर इन अ पैलेस, एक महल है बहुत बड़ा सा, एक बहुत बड़ा राजघराना है, उसमें घुसने के लिए 6 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 6 दरवाजे हैं। Then in how many ways can a person enter in palace by a door and returning back by different door? पहले तो भाई देखिए, ये एक बहुत बड़ा सा महल है, ये एक बहुत बड़ा सा महल है, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा सा महल है, ठीक है, ये महल है बहुत बड़ा सा। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। इस महल में घुसने के 6 दरवाजे हैं। अब जाने के लिए कितनी चॉइस होंगी? ऑलवेज 6। जाने के लिए कितनी चॉइस होंगी? भाई महल के अंदर एंट्री करने के लिए भाई कितने दरवाजे हैं? 6 दरवाजे हैं। महल के अंदर एंट्री करने के लिए कितने दरवाजे हैं? 6 दरवाजे। D1, D2, D3, D4, D5, D6। अब एक पर्सन आया, बोला साहब महल के अंदर जाऊंगा। तो पहले पर्सन के लिए, जो पर्सन आया, उसको महल के अंदर जाने के लिए कितनी चॉइसेस? 6। ऑलवेज 6। जाने के लिए कितनी चॉइस? 6। एंड रिटर्निंग बैक बाय डिफरेंट डोर। माने मान लीजिए अगर वो D1 से गया था, इससे गया था, तो इससे लौट के नहीं आना चाहिए। तो लौट के आने के लिए कितनी चॉइस बची? D2 को छोड़, D2 से गया था, तो लौट के आने के लिए D2 को छोड़कर बाकी सारी चॉइसेस कौन कौन सी? D1, D3, D4, D5 और D6। माने लौट के आने के लिए कितनी चॉइस? 5। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो गई? 30 वेज। बात समझ में आ गई? 30 अरेंजमेंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर वो कह रहा है दोबारा सेकंड पॉइंट, बाय रिटर्निंग बैक बाय एनी डोर। तो जाने के लिए तो ऑलवेज 6 एंड रिटर्निंग बैक बाय एनी डोर, किसी भी डोर से लौट के आ सकता है। तो लौट के आने के लिए कितनी चॉइस? अगेन 6। तो कितने हो जाएंगे? 36 वेज। तो 36 वेज। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, तीसरा पॉइंट, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो बाय अ डोर। जाने के लिए कितनी चॉइस? 6। मान लीजिए वो इस D2 दरवाजे से गया था और उसे रास्ता याद नहीं है। एंड रिटर्निंग बैक बाय द सेम डोर, इसी दरवाजे से लौटना है। तो लौट के आने के लिए सिर्फ एक चॉइस हुई ना,
लौट के आने के लिए सिर्फ एक चॉइस हुई ना, कौन सी, D2। तो यहां पे लौट के आने के लिए कितनी चॉइस हो गई, ओनली वन। कितनी हो गई, ओनली वन। तो टोटल वेज कितने हो गए, 6 वेज। बात समझ में आ गई। देखिए अभी तक आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़े होगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, अपनी रूट पे काम करेंगे, यकीन मानिए इससे ज्यादा इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। मैथ्स और स्टैट्स तब इजी है जब आपके कॉन्सेप्ट, आपके रूट्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, वो कह रहा है इफ देयर आर 10 डिफरेंट ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता के बीच में, दिल्ली से कोलकाता के बीच में 10 ट्रेन है। कितनी ट्रेन है, 10 ट्रेन है, ठीक है ना। वो कह रहा है देन इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो बाय एनी ट्रेन, किसी भी ट्रेन से जाए, एंड रिटर्निंग बैक बाय एनी ट्रेन, और किसी भी ट्रेन से लौट के आए। तो जाने के लिए कितनी चॉइस, 10। लौट के आने के लिए कितनी चॉइस, 10। टोटल वेज कितने हो गए, 100 क्या अरेंजमेंट्स, या 100 क्या वेज, या 100 क्या अरेंजमेंट्स, या 100 क्या वेज, या 100 क्या चॉइसेस। बात समझ में आ गई। फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। इफ देयर आर 10 ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता देन इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो बाय एनी ट्रेन एंड रिटर्निंग बैक बाय सेम ट्रेन, माने जिससे गया उसी से लौट के आएगा। तो लौट के आने के लिए सिर्फ एक चॉइस, जिससे गया उसी से लौट के आएगा। तो लौट के आने के लिए सिर्फ एक चॉइस, रिजर्वेशन आने जाने का करा रखा है हमने। तो कितना हो गया, 10 अरेंजमेंट्स। कितना हो गया, 10 अरेंजमेंट्स। तीसरा पॉइंट देन इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो बाय अ ट्रेन एंड रिटर्निंग बैक बाय डिफरेंट ट्रेन, जाने के लिए कितनी चॉइस, 10। लौट के आने के लिए 9। आंसर कितना आएगा, 90 अरेंजमेंट्स या 90 वेज। बात समझ में आ गई या नहीं, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ देयर इज अ लॉक कोड ऑफ 4 डिजिट इन योर फोन, अगर मान लेते हैं आपके फोन में एक 4 डिजिट का लॉक कोड है। कितने डिजिट का, 4 डिजिट का लॉक कोड है। देन इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन अप्लाई द लॉक कोड एंड विल गेट अनसक्सेस, और वो क्या करना, कोई एक पर्सन आया, उसने आपके लॉक कोड को ट्राई करा, तो बताइए कितने ऐसे तरीके हैं जिसमें उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस तो सिर्फ एक ही मिलेगी ना, जो सही पैटर्न होगा। सक्सेस तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगी, जब आपने सही पैटर्न अप्लाई किया तभी आपका फोन क्या होगा, अनलॉक हो पाएगा। बाकी आप कितने ही पैटर्न अप्लाई कर लीजिए, फोन अनलॉक नहीं होगा। फोन अनलॉक तब होगा जब पैटर्न ठीक होगा। तो ये पूछ रहा है, बताइए कितने ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको अनसक्सेस मिलेगी। सक्सेस की बात नहीं कर रहा, सक्सेस ऑलवेज वन होगा, ठीक है ना। तो अब पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे एक मोबाइल फोन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके का, और यहां 4 डिजिट का लॉक कोड पड़ा हुआ है। ये अब 4 डिजिट का है, क्या है, 4 डिजिट का लॉक कोड है, माने इस पे नंबर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, नंबर्स। नंबर कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई भी नंबर डाल सकते हैं आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, पहले प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं। क्या 0 आ सकता है, आप कहेंगे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई, 0 0 0 0 क्या एक लॉक कोड नहीं है, बिल्कुल है। 0 1 0 2 बिल्कुल है, माने यहां नंबर्स की रिपीटेशन भी आप अलाउड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि चारों डिजिट जो है वो अलग अलग है तो हम रिपीटेशन अलाउड नहीं करते, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई रिपीटेशन अलाउड होगी। 0 0 1 1 ये भी एक लॉक कोड है, 0 0 1 1 ये भी एक लॉक कोड है। बात समझ में आ गई, तो रिपीटेशन अलाउड कर सकते हैं। तो पहले प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने पहले प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, 10। अच्छा, कोई ना कोई एक नंबर रख देंगे, मान लीजिए 0 रख दिया। अब दूसरे प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, सपोज करिए ना आप लॉक कोड खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगेन आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल होंगी, 10। तीसरे के लिए भी 10 और चौथे के लिए भी 10, माने टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, टोटल लॉक कोड कितने हो जाएंगे, टोटल लॉक कोड हो जाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10,
दैट इज इक्वल टू 10,000 लॉग कोड। कितने लॉग कोड बनेंगे? 10,000 लॉग कोड्स बनेंगे, माने 10,000 कोड्स बनेंगे। इसमें से सही कितने होंगे? इसमें से सही कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक। कौन सा? जो करेक्ट है, जो करेक्ट पासवर्ड है बस वो ही ठीक होगा, बाकी सारे क्या होंगे? इनकरेक्ट। तो अगर माइनस इसमें से हम करें सक्सेस, जो सही लॉग कोड है -1, तो बाकी क्या होगा? अनसक्सेस निकल के आएगा। बाकी क्या होगा? अनसक्सेस निकल के आएगा। कितना आ गया? 9,999। 9,999 क्या होंगे? अनसक्सेस होगी। भाई टोटल लॉग कोड हो गया 10,000, माने 10,000 लॉग कोड बनाए जा सकते हैं, जिसमें से एक ठीक होगा, तो बाकी 9,999 क्या होंगे? गलत होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है, इफ देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ अ कार। एक कार है, एक कार है, एक कार है, ये कार है। इस कार के, हाँ ये कुछ अजीब सी लग रही होगी कार, इस कार के 2 मॉडल अवेलेबल हैं, माने मॉडल ए और मॉडल बी। इस कार के 2 मॉडल अवेलेबल हैं, मॉडल ए और मॉडल बी। वो कह रहा है अवेलेबल इन अ मार्केट एंड ईच मॉडल हैज 3 डिफरेंट वेरिएंट्स, और हर एक मॉडल के 3 डिफरेंट वेरिएंट है, माने इसके 3 डिफरेंट वेरिएंट है, इसके 3 डिफरेंट वेरिएंट है, इसके 3 डिफरेंट वेरिएंट है। एंड ईच वेरिएंट हैज 5 डिफरेंट कलर, और हर एक वेरिएंट के 5 डिफरेंट कलर है, हर एक वेरिएंट के 5 डिफरेंट कलर हैं। ये 5, इसमें भी 5, इसके भी 5 डिफरेंट वेरिएंट है, इसके भी 5 डिफरेंट वेरिएंट है। तो ये पूछ रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल टू सेल। तो बताइए कितनी कार्स अवेलेबल है सेल के लिए। अब जरा आप गिन लीजिए, 5 5 5 15 तो ये हो गई, 5 5 5 15 ये हो गई। टोटल कितनी कार्स अवेलेबल है? 30। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन अगर हम परमुटेशन के वे से जाते तो हमारे पास कार के कितने मॉडल? 2, हर एक मॉडल के कितने वेरिएंट? 3, और हर वेरिएंट में कितने कलर? 5। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी आ गई? टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी आ गई? 30 कार्स। देखिए हमने ऐसे वैसे भी वर्बली भी करा तब भी 30 आया, और ऐसे हमने परमुटेशन के तरीके से करा तब भी 30 आया। बात समझ में आ गई? परमुटेशन का मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ देयर आर 6 लेटर्स एंड 4 लेटर बॉक्सेस। मान लीजिए एक जगह 6 लेटर हैं और 4 लेटर बॉक्सेस हैं, माने लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, लेटर नंबर 4 और लेटर नंबर 5 और लेटर नंबर 6। 6 लेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, और आपके सामने 4 लेटर बॉक्सेस हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 4। 4 बॉक्सेस अवेलेबल हैं। वो कह रहा है देन इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स बी पोस्टेड। तो कितने तरीकों से लेटर्स को पोस्ट किया जा सकता है। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब बहुत सोच समझ के दीजिएगा। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भैया क्या आप लेटर उठा के लेटर बॉक्स में डालोगे या लेटर बॉक्स उठा के लेटर में डालोगे? क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान सुनिए। मैंने पूछा क्या लेटर उठा के लेटर बॉक्स में डालोगे या लेटर बॉक्स उठा के लेटर में डालोगे? आप कहेंगे सर कैसी बातें पूछ रहे हैं, सर लेटर उठा के लेटर बॉक्स में ही तो डालेंगे। अच्छा, तो पहले लेटर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? पहले लेटर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? सर 4। कौन कौन सी? या तो B1 में डालते, या B2 में डालते, या B3 में डालते, या B4 में डालते। भाई चारों में से किसी एक में तो डालोगे आप। बात समझ में आ गई? अच्छा, मान लीजिए लेटर 1 इसमें डाल दिया आपने। अब लेटर 2 के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? लेटर 2 के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? आप कहेंगे सर 3। चलो मान लेते हैं आपकी बात 3। लेटर 3 के लिए मान लीजिए L2 यहां आ गया, लेटर 3 के लिए 2, मान लीजिए L3 यहां आ गया, और लेटर 4 के लिए 1, यहां लेटर 4 आ गया। तो इन दोनों को क्या अपने घर ले जाऊं? और क्वेश्चन में कहां लिखा है कि सारे लेटर्स को आप एक लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते? ऐसा कहीं लिखा है?
तो आप सारे लेटर एक लेटर बॉक्स में भी तो डाल सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं है? तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं तो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइस हुई? पहले लेटर के लिए कितनी चॉइस हुई? 4, ठीक है ना। कौन कौन सी? B1, B2, B3, B4। दूसरे लेटर के लिए कितनी चॉइस होंगी? अगेन 4, इन चारों में से किसी में भी डाल सकते थे। तीसरे के लिए कितनी चॉइस? अगेन 4। चौथे के लिए कितनी चॉइस? अगेन 4। पांचवे के लिए कितनी चॉइस? अगेन 4। छठे के लिए कितनी चॉइस? अगेन 4। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 4 टू द पावर 6। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 4 टू द पावर 6। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर 4 लेटर्स एंड 5 लेटर बॉक्सेस। 4 लेटर है L1, L2, L3, L4 और 5 लेटर बॉक्सेस हैं B1, B2, B3, B4 और B5। ये 5 लेटर बॉक्सेस हैं। देन इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स बी पोस्टेड? तो कितने तरीकों से लेटर्स को डाला जा सकता है? तो हमेशा ये देखिए किसको किस में प्लेस करना है। क्या आप बॉक्स उठा के लेटर में डालेंगे या लेटर उठा के बॉक्स में डालेंगे? सर लेटर उठा के बॉक्स में डालेंगे। तो पहले लेटर के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? सर 5। दूसरे के लिए कितनी चॉइस अवेलेबल होंगी? 5। तीसरे के लिए कितनी चॉइस अवेलेबल होंगी? 5। और चौथे के लिए भी कितनी चॉइस अवेलेबल होंगी? 5। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी? 5 टू द पावर 4। क्या वेस या अरेंजमेंट या चॉइसेस? बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ कंप्यूटर हैज 5 टर्मिनल, एक कंप्यूटर के 5 टर्मिनल है एंड ईच टर्मिनल इज कैपेबल टू प्रेजेंट 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन, माने हर टर्मिनल 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन को शो करता है। मान लीजिए इसके पास एक कंप्यूटर है, यहां एक कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर के 5 तो टर्मिनल है, ये टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2, टर्मिनल नंबर 3, टर्मिनल नंबर 4 और टर्मिनल नंबर 5। एक कंप्यूटर के 5 टर्मिनल है, हर टर्मिनल 4 पोजीशन को शो करता है। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4। ऐसे ही इसके भी 4 टर्मिनल पोजीशन होती है। पोजीशन नंबर 5, पोजीशन नंबर 6, पोजीशन नंबर 7, पोजीशन नंबर 8। ऐसे इसके भी 4 पोजीशंस हैं, इसकी भी 4 पोजीशंस हैं और इसकी भी 4 पोजीशन है। ये 4 पोजीशन को शो करता है। मतलब हर पोजीशन एक टाइप का सिग्नल जनरेट करेगा, हर पोजीशन एक टाइप का सिग्नल जनरेट करेगा। वो कह रहा है देन हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? तो बताइए कितने सिग्नल्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो पहले तो हम बात करें तो एक कंप्यूटर के कितने टर्मिनल? 5, T1, T2, T3, T4, T5। हर टर्मिनल कितनी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4। माने यहां पे 4 सिग्नल जनरेट होंगे, यहां 4 सिग्नल जनरेट होंगे, यहां 4 सिग्नल, यहां 4 सिग्नल और यहां 4 सिग्नल। माने टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड कितना होगा? दैट इज इक्वल्स टू, भाई पहले टर्मिनल से कितने सिग्नल जनरेट होंगे? 4, दूसरे से भी 4, तीसरे से भी 4, चौथे से भी 4 और पांचवे से भी 4। माने टोटल कितने सिग्नल जनरेट होंगे? दैट इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 5। माने 1024 सिग्नल जनरेट होंगे, 1024 सिग्नल्स जनरेट होंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? वो कह रहा है इफ नॉट इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट, माने इसमें रेस्ट की कोई पोजीशन नहीं है। जैसे हमने लॉग कोड वाला क्वेश्चन करा था, एक कोड ऐसा होता था जो बिल्कुल ठीक है, जो करेक्ट है, माने हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, हम तो टोटल की बात कर रहे हैं। टोटल कितने सिग्नल जनरेट होंगे? 1024। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1024। दूसरा कह रहा है इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑल्सो। ठीक है ना? इसमें एक पासवर्ड ठीक भी है, माने एक ऐसी सिग्नल जनरेट होगा जिसमें किसी टाइप का कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा। एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगा कि एक भी सिग्नल जनरेट नहीं होगा। तो ऐसा एक ही तो सिग्नल होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 102324 -1 दैट इज इक्वल्स टू 1023 सिग्नल्स।
ठीक है ना, बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स कैन बी अलॉटेड ऑफ 10 डिजिट बाय यूजिंग डिजिट 0 to 9। जैसे आपके पास एक मोबाइल नंबर होगा आपका। अब सबसे पहले ये सोचिए, जब कभी भी टेलीफोन माने फोन नंबर की इजाद हुई, मोबाइल फोन नंबर की इजाद हुई, तो 10 डिजिट का नंबर क्यों बनाया गया? क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है भाई। 10 डिजिट का इसलिए बनाया गया कि चाहे कितने ही नंबर जनरेट हो जाए, हमारे पास नंबर अलॉट करने के लिए कमी ना हो कभी भी। जैसे आपने एक टेलीफोन नंबर सुना होगा जस्ट डायल का, 8888888888। तो ये भी एक टेलीफोन नंबर है ना, माने एक टाइप का कोड ही तो हुआ। बात समझ में आई या नहीं? तो ये कह रहा है अगर मान लीजिए 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, 336788910, ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, तो बताइए कितने नंबर अलॉट किए जा सकते हैं? अब आप मुझे बताइए कि क्या सारे नंबर सेम रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, क्या सारे नंबर डिफरेंट रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। माने टोटल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। अब डिजिट कहां से कहां तक यूज करना है सर? डिजिट कहां से कहां तक यूज करना है? 0 to 9, माने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन डिजिट का यूज करना है इन टेलीफोन नंबर को बनाने के लिए। तो पहले प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? भाई 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये एक टेलीफोन नंबर है, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। पहले प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 099427589, इस टाइप से। तो पहले प्लेस पे टेलीफोन नंबर अलॉटमेंट की बात हो रही है, तो 0 आ सकता है। जैसे लॉक कोड में है, लॉक कोड में पहले प्लेस पे 0 आ सकता है, तो ये भी एक टाइप का क्या है? कोड है। भाई मैं अगर नंबर मिलाता हूं 9582056827, तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी को, माने एक पर्टिकुलर पर्सन को जाके मिलता है, माने मुझे, मतलब वो जो मोबाइल नंबर है वो मेरा क्या है? कोड है। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो उस नंबर पे उसे डायल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस? 10। दूसरे के लिए अब देखिए रिपीटेशन अलाउड हो सकता है, रिपीटेशन अलाउड हो सकता है, ठीक है ना। तो दूसरे के लिए भी कितनी होंगी? 10। तीसरे के लिए भी 10, चौथे के लिए भी 10, पांचवे के लिए 10, छठे के लिए 10, सातवें के लिए 10, आठवें के लिए 10, नवे के लिए 10 और 10वें के लिए भी 10। तो टोटल कितने नंबर बनाए जाएंगे? 10 to the power 10। टोटल कितने नंबर बनाए जाएंगे? 10 to the power 10। इतने नंबर्स अलॉट किए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 00000, क्या ये टेलीफोन नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, ये तो कोड है ना। हम किसी को अलॉट करें या ना करें वो तो हमारी इच्छा है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर हाउ मेनी टोटल रूट्स कैन बी पॉसिबल इफ देयर आर 5 रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। माने दिल्ली से गुड़गांव जाने के कितने रूट्स हैं? 5 रूट्स हैं। दिल्ली से गुड़गांव जाने के कितने रूट्स हैं? 5 रूट्स हैं, ठीक है ना। एंड देयर आर 6 रूट्स फ्रॉम गुड़गांव टू फरीदाबाद, और गुड़गांव से फरीदाबाद आने के कितने रूट्स हैं? 6 रूट्स हैं। गुड़गांव से फरीदाबाद जाने के कितने रूट्स हैं? 6 रूट्स हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू फरीदाबाद। तो बताइए दिल्ली से फरीदाबाद जाने के टोटल कितने रूट्स बन सकते हैं? दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए कितने रूट्स हैं सर? 5। और गुड़गांव से फरीदाबाद जाने के लिए कितने रूट्स हैं? 6। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 30 रूट्स पॉसिबल है। कितने रूट्स पॉसिबल है? 30 रूट्स पॉसिबल है। तो इसका आंसर कितना होगा? 30 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 30 होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए